हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं जो है ये जो लाइब्रेरी का मैराथन क्लास हम लोग चला रहे हैं उसका जो है लेक्चर 4 जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 125 के बाद से। वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 126 से पिछले वाला जो है लेक्चर उसमें हमने डिस्कस कर दिया है 125 तक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलो इसे मैं रिवाइज करा देता हूँ। वैसे लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक छोड़ा था, अ लाइब्रेरी एग्जिस्ट व्हेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ट्रिनिटी। तो वही होता है द बुक रीडर और द स्टाफ आपका रहता है। तो लाइब्रेरी के लिए तो इतना बेसिक तो बनना ही है, जब बुक्स होनी है रीडर होगा और जो उसको मैनेज करने के लिए बीच में इंटरमीडिएरी स्टाफ होगा। क्वेश्चन 126 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ अ लाइब्रेरी। देखो तो इसमें फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या होता है, तो ये होता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। देखो बहुत जो जगह है जो आपको एग्ज़ाम में ऑर्गेनाइजेशन लिख के आ जाएगा तो आप जो है गलत उसमें टिक लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होता है, तो इस पर आप ध्यान देना। तो देखो इसमें जो है ग्रोथ जो है सो कौन कौन सा हो सकता है, चाइल्ड ग्रोथ, एडल्ट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट और हाई ग्रोथ और लो ग्रोथ। देखो इसमें मैंने दोनों तरह से देखा है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट जो हुआ और चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ। ये लगभग मैंने 2 जगह अलग अलग इस टाइप का सुना है, पढ़ा भी है। तो बहुत जगह चाइल्ड ग्रोथ एडल्ट ग्रोथ आपको मिलेगा और बहुत जगह एक्सटर्नल डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट मिलेगा। तो जैसे और बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि चाइल्ड ग्रोथ जो है ना उसी को एक्सटर्नल डेवलपमेंट कह देते हैं, क्योंकि उस समय जो है एक्सटर्नली आप डेवलप कर रहे हो, मतलब माइन्यूटली नहीं डेवलप कर रहे हो, आप जो मेजर बेस बना रहे हो, एक तरह से लाइब्रेरी का बेस जो बना वो लाइब्रेरी का बेस बना रहे हो। तो इसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट को चाइल्ड ग्रोथ भी कह दिया जाता है। और एडल्ट ग्रोथ जब आता है जब आप उसके जैसे मान लो कि सॉफ्टवेयर्स कर रहे हो, कैटलॉग्स को ऑनलाइन कर रहे हो, जिससे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है लाइब्रेरी रीडर्स को, तो वो आपका एडल्ट ग्रोथ में भी आता है, जिसको बहुत जगह इंटरनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो देखो एक्सप्लेनेशन भी देख लो। द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइज 2 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी ग्रोथ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखो इंटरनल ग्रोथ तो एक्सटर्नल इंटरनल क्या हो गया, एक्सटर्नल डेवलपमेंट इंक्लूड्स विजिबल एक्सपेंशंस, वही जो एक तरह से बेस बना रहे हो आप कि जिसके बिना लाइब्रेरी हो ही नहीं सकता है, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, इंक्रीज बुक कलेक्शंस बढ़ाओगे, स्टाफ एक्स्ट्रा हायर करोगे। इंटरनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लेस टैंजिबल इंप्रूवमेंट सच एज इन्हांसिंग सर्विस क्वालिटी, बढ़ाया जा सकता है। एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट कर रहे हो आप, स्टाफ को ट्रेनिंग कर रहे हो, जिससे जो है और अच्छे से लाइब्रेरी चल सके। तो ये सब इंटरनल ग्रोथ में भी आता है, जिसको एडल्ट ग्रोथ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटिंग एन ऑनलाइन कैटलॉग सिस्टम रिप्रेजेंट्स इंटरनल ग्रोथ वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू लाइब्रेरी विंग इज एक्सटर्नल ग्रोथ। समझ रहे हो आप, न्यू लाइब्रेरी विंग जैसे आपके यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल साइंस का भी एक कॉलेज खुल गया यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर एक जब बिल्डिंग बनाई गई तो उसके लिए लाइब्रेरीज भी अलग से डिज़ाइन की जाएगी। तो वो तो क्या हुआ, एक और आप बेस को बड़ा कर रहे हो ना, मानो तो लाइब्रेरी को बड़ा कर रहे हो, बिल्डिंग नया बनाओगे तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ होगा, जिसको चाइल्ड ग्रोथ भी बहुत जगह कहते हैं। दिस लॉ एम्फेसाइजेड दैट लाइब्रेरीज मस्ट इवॉल्व बोथ फिजिकली एंड ऑपरेशनली टू मीट यूजर नीड्स इंश्योरिंग कंटिन्यूअस एडेप्टेशन इन अ डायनेमिक इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। अब देखो चाइल्ड ग्रोथ रिफर्स टू डेवलपमेंट दैट इज क्लियरली विजिबल, लाइक वही है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बुक स्टाफ, तो ऑल द अबव हो जाएगा। देखो वही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फिफ्थ लॉ द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, चाइल्ड ग्रोथ रिफर्स टू विजिबल टेंजिबल डेवलपमेंट्स इन अ लाइब्रेरी, समझ गया, ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जो मैंने पहले बात किया। दिस इंक्लूड्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एग्जांपल वही न्यू लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, मान लो बुक परचेजेज कर रहे हो आप, कलेक्शन बढ़ा रहे हो, स्टाफ नए नए अपॉइंट करोगे तो हायरिंग न्यू पर्सनल, तो ये सब आपका एक्सटर्नल ग्रोथ होगा, जिसको चाइल्ड ग्रोथ भी कहते हैं। तो दीज आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल changes that enhance the library capacity to serve users. For instances, new library wing or additional books directly increases resource availability. This concept highlights the library's physical growth, ensuring it can
accommodate more users and resources aligning with the dynamic nature of growing organism। समझ गया कि जैसे ऑर्गेनिज्म इवोल्व होता है वैसे ही जो है लाइब्रेरी इवोल्व होता है मानो तो। क्वेश्चन 128, एडल्ट ग्रोथ रिफर्स टू डेवलपमेंट दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल। समझ गए, जैसे क्वालिटी लाइब्रेरी सर्विस का आप बढ़ा रहे हो, टेक्निकल स्टाफ से तो उसका ट्रेनिंग करा रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज जैसे टेक्नोलॉजी समझ रहे हो, जैसे LMS हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर हो गया, कैटलॉग्स में से, ये लाइब्रेरी में से और जल्दी सर्च करने के लिए ये सब आप टेक्नोलॉजी नया नया ले रहे हो, जैसे बार कोड रीडर होता है, RFID रीडर होता है। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नए नए आ रहे हैं कि आप मान लो कि पाइल ऑफ बुक्स रखा हुआ है, तो उसमें आप जैसे बुक चेक कर रहे हो कि आपके पास सारे बुक्स हैं कि नहीं है, कोई इधर उधर गायब तो नहीं है, तो उसमें एक बार इसमें एक RFID रीडर टाइप रहता है, वो आप इसमें डालते हो, तो उसके बाद ये सारे का जितना SSN नंबर वगैरह है सारा एक साथ इकट्ठा करके दे देता है, या फिर जो भी कॉल नंबर मतलब जो भी डेटा उसका आपका डाला हुआ है वो आपको एक साथ इकट्ठा करके दे देता है RFID टेक्नोलॉजी से। तो ये और लैपटॉप में जो है एक्सेल फाइल जैसे बन के आ जाता है। तो ये सब क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स में आ गया, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज आ गया, या फिर कोई नए नए टेक्नोलॉजीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो लाइब्रेरी में, तो वो एडल्ट ग्रोथ में आता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, समझ गए, तो ये ऑल द अबव हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 127 में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। एडल्ट ग्रोथ रिफर्स टू डेवलपमेंट डॉट इज नॉट क्लियरली विजिबल, जैसे यही अभी हमने पढ़ा है ना। अब देखो, adult growth as per the fifth law of library science, the library is a growing organism, refers to internal less visible development that enhance a library's functionality. This includes improving the quality of library services। तो वही जैसे बेटर यूजर असिस्टेंस है कि यूजर्स को कोई हेल्प चाहिए तो आप मान लो कि एक बॉट जैसे होता है, बॉट आपको पता होगा, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपको एक चैट बॉक्स टाइप खुल जाता है, चैट बॉक्स, और उसमें ऑटोमेटिकली AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जवाब देता है। तो अगर वैसी टेक्नोलॉजीज़ को अपने आप लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये सब जो है एडल्ट ग्रोथ में आएगा। समझ गए, तो जैसे डिजिटल कैटलॉग हो गया, ट्रेनिंग स्टाफ टू डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स, दिस चेंजेस आर सब्टल, मतलब धीरे धीरे होती है सब्टल, बट क्रिटिकल फॉर enhancing efficiency and user satisfaction. For example, staff training on new database system improve service delivery without physical examination। तो ये बिना फिजिकल एग्जामिनेशन के सर्विस डिलीवरी करती है। दिस कंसेप्ट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन गोइंग क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। तो वही है, ऑन गोइंग रहता है ये, जब तक लाइब्रेरी चल रहा है तब तक समय के साथ जो है लाइब्रेरीज की टेक्नोलॉजीज भी जो है चेंज होती रहती हैं। अब क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स इसमें होते हैं टू इंश्योर लाइब्रेरीज रिमेन एडेप्टिव एंड इफेक्टिव इन मीटिंग इवॉल्विंग यूजर नीड्स। ये समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 129 पे चलते हैं। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस डिस्कसेज द चाइल्ड एंड द एडल्ट ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 129 था। देखो क्वेश्चन 130, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक्सप्लेन्स CD-ROM। देखो CD-ROM तो पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। समझ गया CD-ROM। तो ये देखो, ये तो फिफ्थ लॉ के अंदर आना चाहिए, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्यों आना चाहिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, जैसे कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ, कंप्यूटिंग मशीन्स उससे पहले आविष्कार हुआ, तो ये सब जो है फिर इंटरनेट आया, है ना। तो ये सब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाए तो वैसे हमारा भी एडेप्टेशन जो है इसके साथ साथ लाइब्रेरीज का होते रहता है। ठीक है, तो एडेप्टेशंस होते रहता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा कि पहले केवल बुक्स ही दी जाती थी लाइब्रेरी में। देखो पहले लाइब्रेरी का एम क्या है, लाइब्रेरी का एम ये है कि आपका जैसे सेल्फ्स हो गया उस पर ऐसे ऐसे बुक्स रखे जाएं
जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हों यूजर्स के लिए, है ना, और यूजर्स के नीड जो है, इन्फॉर्मेशन की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके। वो मतलब कल्चरल नीड्स भी हो सकता है, सोशल नीड्स भी हो सकता है, जैसे प्रोफेशनल नीड भी हो सकता है, इकोनॉमिकल नीड भी हो सकता है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें मिलता रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत तरह से मिल सकता है। तो जैसे इसके साथ साथ देखो, जैसे पहले पुराने में ज़माने में सुने होंगे भोजपत्र के पेड़ पे जैसे जो होता था, भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसका जो बार्क होता है वो निकाला जाता है तो पेपर टाइप निकलता है, तो उस पे पहले लिखा जाता था। तो उसके लिए जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते थे वो जो है स्टोर करके रखे जाते थे। फिर जो है जैसे भोजपत्र के बाद देखो तो ऐसा आ गया कि जो है जब पेपर का आविष्कार हुआ, फिर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो ऐसे 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 टेक्नोलॉजी जाती गई। इंटरनेट आया, तो इंटरनेट आने के बाद जो है डेटा एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होना इजी हो गया। फिर जो है सीडी रोम आया, फिर जो है मतलब इससे भी पहले फ्लॉपी डिस्क आया था, फिर सीडी रोम आया। सीडी रोम के थ्रू अब जो है वीडियो लेक्चर्स भी दिया जाने लगा। फिर जैसे डीवीडीज आया, फिर ब्लू रे आया, क्लाउड कंप्यूटिंग आया। तो ऐसे जो है जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जो है स्टोरेज का और रिट्रीवल का और जैसे प्रोसेसिंग का, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आपकी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा एडाप्टेशन जो था लाइब्रेरी का वो भी चेंज होते गया। तो वही है, तो ये किस सीडी रोम जो है सो किसके लिए होना चाहिए, फिफ्थ लॉ। क्यों, फिफ्थ लॉ क्या कहता है कि आपका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, समझ गया। तो वही है, एक्सप्लेन्स द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक सीडी रोम्स। तो ये जो है डायनेमिक एंटिटी, तो लाइब्रेरीज एज ए डायनेमिक एंटिटीज को ये जो है डिफाइन करता है। तो वही देख लो, इन द 1990 सीडी रोम्स वेर अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट enabling libraries to provide digital access to large data sets such as encyclopedia or journals. This adaptation reflects the law's emphasis on internal growth through technological innovation. For example, libraries adopting CD-ROM databases, समझ गया, expanded their information offerings without physical expansion। समझ गया कि अब मान लो जिस सेल्फ पे या जिस ड्रॉवर में अगर मान लो यहाँ 50 बुक्स रखी हुई है ना, ऐसे ऐसे करके 50 बुक्स। अब ये 50 बुक्स जो है, तो जब CD रोम आ गया तो हो सकता है कि अगर टेक्स्ट फाइल इसमें या PDF फाइल के फॉर्म में रखा जाए तो ये बुक्स यहाँ आपके एक ही CD रोम में जो है 1000 बुक्स आ जाए, है ना। तो वही है, आपको इसमें एक्सपेंशन भी नहीं करना पड़ा स्पेस का, लाइब्रेरीज की न्यू बिल्डिंग्स भी नहीं बनानी पड़ी, बस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जो है सो आपका ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका यूथ फेज ऑफ लाइब्रेरी हुआ। जैसे चाइल्ड फेज के बाद एडल्ट फेज जो हुआ ना, तो ये एडल्ट फेज हुआ। विच सोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स द यूज ऑफ पेंसिल टू राइट कॉल नंबर्स। तो ये फिफ्थ लॉ। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसे जो है कैटलॉग कार्ड्स बनता था लाइब्रेरीज में, है ना। तो यहाँ पे आपका पेंसिल से लिखा जाता था कॉल नंबर। तो कॉल नंबर क्या होता है कि उससे जो है बुक को कॉल किया जाता है मानो कि ये बुक का ये कॉल नंबर हो गया। तो कहीं भी जो है आपके डेटाबेस में ये सब लिखा रहता है कि यहाँ पे इसका पोजीशन है इस सेल्फ में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस फ्लोर पे है, इस रूम में। तो अब ये जो है सो आपके नए एडिशंस आएंगे बुक के, तो हो सकता है कि उसका चेंज करना पड़ जाए फ्यूचर में, या फिर उसको रिप्लेस भी किया जाए, है ना। तो इस टाइप से वो जो आपका जो है ना कॉल नंबर, इसी कारण से जो है चेंज हो सकता है फ्यूचर में उसके ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, है ना। तो इसलिए जो है पेंसिल से लिखा जाता है ये। देखो, तो ये फिफ्थ लॉ में आ जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो वही है, चेंज करके और इवोल्व हो रहा है वो। द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म एडवोकेट्स फॉर प्रैक्टिकल मेजर्स लाइक यूजिंग पेंसिल्स टू राइट कॉल नंबर, समझ गए, रिफ्लेक्टिंग द लाइब्रेरीज एडेप्टेबिलिटी टू ऑपरेशनल नीड्स, समझ गए। अगर कोई रूम खाली करके दूसरे जगह ले जाना है तो कॉल नंबर चेंज कर सकते हो। राइटिंग कॉल नंबर्स इन पेंसिल अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एज दे कैन बी इरेज्ड एंड अपडेटेड एज कॉलेक्शंस ग्रो और क्लासिफिकेशन चेंज, समझ गए। जैसे पहले मान लो किसी को डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अनुसार कुछ और कॉल नंबर जैसे क्लासीफाई किया गया है,
और उसके बाद आगे जो है कोलोन क्लासिफिकेशन यूज होने लगा, तो उसके से मतलब क्लासिफिकेशन उसकी चेंज हो गई, तो वहाँ जो है कॉल नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। अलाइनिंग विद द लॉज फोकस ऑन द डायनेमिक नेचर ऑफ लाइब्रेरीज। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी रिकॉग्नाइजिंग इट्स कलेक्शन कैन reorganizing its collection can easily modify pencil written call numbers without damaging the book. समझ गया। This practice supports the law emphasis on continuous adaptation, ensuring libraries remain efficient and responsive to evolving organization and user requirements. अब देखो, there are mainly 3 types of library. तो ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, मैंने बताया भी है कि देखो, जैसे एक हो गया आपका पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी कौन सा हुआ, जो कॉमन पीपल के हुआ, कॉमन पीपल, इसके लिए जो हुआ पब्लिक लाइब्रेरी हुआ। उसके बाद एक हो जाता है, आप दिमाग लगा सकते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, है ना। फिर तीसरा क्या हो सकता है आपका, स्पेशल लाइब्रेरी जो होता है। स्पेशल लाइब्रेरी में कौन आ जाता है, जैसे मान लो कि DRDO का कोई एक ऑफिस है, वहाँ के कोई जो प्रोफेशनल्स हैं जो डिफेंस पे काम कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस पे, तो उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरी हो सकता है। इसरो के लिए स्पेशल लाइब्रेरी हो सकता है। मान लो कि TCS जैसी कंपनी है, तो वो अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ है उनके लिए मतलब स्टोरेज की तो लाइब्रेरी नहीं बनाएंगी, मतलब बना सकती हैं, थोड़ा बहुत कलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो उसका 99 या 90% जो कलेक्शन होगा वो तो IT से रिलेटेड ही होगा ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो IT कंपनी आपको पता होगा। तो वही है, 3 तरह का लाइब्रेरी होता है देखो। तो इसमें पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल ये हो जाएगा। द 3 मेन टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज आर पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज serve the general public, offering diverse resources for community needs. Academic libraries support educational institutions like school, colleges and universities, समझ गए, catering to students and researchers. Special libraries focus on specific subjects, समझ रहे हो, और organizations such as corporate और medical libraries, समझ गए, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज रिसोर्स। अब जैसे मेडिकल एम्स की लाइब्रेरी होगी, एम्स के लाइब्रेरियन के लिए बहुत बार पोस्ट आता है, आप देखे होंगे। तो एम्स के लाइब्रेरी होगा तो उसमें डिजीज हो गया, कौन किस कारण से हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा होगा लाइब्रेरी में, उसके इन्फॉर्मेशन, है ना। तो नेशनल लाइब्रेरीज वाई इंपॉर्टेंट आर नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन। नेशनल लाइब्रेरी को क्यों नहीं क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि देखो नेशनल लाइब्रेरी नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बना है। नेशनल इम्पोर्टेंस कुछ भी हो सकता है। मान लो कि जैसे ये हो जाता है कि आपको हर एक तरह का जितने भी बुक्स हैं उसका मैंने जैसे बताया था कि एक जगह कलेक्शन किया जाता है, कि जो भी आप नए बुक्स लिखते हो या फिर कोई भी छपती है तो उसको वहाँ पे जमा कराया जाता है डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में। तो वही कह रहा हूँ मैं, तो वो भी एक तरह से नेशनल लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो नेशनल लाइब्रेरी के बहुत सारे काम हो सकते हैं ना, इसलिए वो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी भी नहीं कहा जा सकता है, पब्लिक लाइब्रेरी भी नहीं कहा जा सकता है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। तो दे एज ए सर्व एज डिपोजिटरीज, वही कह रहा हूँ, ऑफ अ नेशंस कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आ सकता है, आपका लैंग्वेज आ सकता है, डांस आ सकता है, ये सब। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाली लैंग्वेज आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध का जो है कितने सारे स्क्रिप्चर्स हैं पाली लैंग्वेज में, और उस समय पाली लैंग्वेज बोली जाती थी। तो पाली लैंग्वेज तो अब बिहार में कहीं नहीं बोला जाता है, विलुप्त हो चुका है। तो उनके अगर, तो आप देखो तो अगर विलुप्त हो गया, लेकिन वो तो हमारे कल्चर का पार्ट था ना, तो उसे भी प्रिजर्व करना तो हमारी दायित्व तो बनती है। कि मान लो कि जब फ्यूचर में कोई एक्सकैवेशन होता है, कहीं पे खोदा जाता है, ज़मीन की खुदाई होती है और उसके बाद पता चला अंदर से कुछ दबा हुआ प्रोटेक्टेड स्क्रिप्ट्स मिले, या फिर कुछ जैसे रॉक्स पे लिखा हुआ कुछ मिले और उसको हम समझ ही ना पाए, क्यों, क्योंकि पाली लैंग्वेज विलुप्त हो चुका है। तो यही सब कहा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी जो है के बहुत काम होते हैं। तो द कैटेगराइजेशन रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्ट रोल लाइब्रेरीज प्ले इन मीटिंग वेरियस varied users needs, ensuring access to information across different contexts, समझ गए। अब देखो, अ लाइब्रेरी डेट इज़ रन बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये कहाँ से लिया गया है आपको याद आ रहा होगा। जैसे डेमोक्रेसी का जो
डेफिनेशन लिखा जाता है वो क्या होता है, जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसका मेन होता है जो है ऑफ द पीपल, फिर फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो वहीं से जो है ये एक तरह से उठाया गया है कि लाइब्रेरी डेट इज रन बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो ये क्या होगा, पब्लिक लाइब्रेरी होगा, है ना। तो ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो प्रिपेयर्ड बाय यूनेस्को। देखो यूनेस्को जो है सो है क्या पहले, यूनेस्को देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसके उस समय जो है एक तरह से पूरा दुनिया फ्रैगमेंटेड था, मानो कि चारों तरफ लड़ाई चल रही थी, करोड़ों लोग मरे उसमें, इंडिया से भी कितने लोग मतलब अंग्रेज़ों के लिए लड़ने गए थे। तो पूरा यूरोप, अमेरिका, ये सब वर्ल्ड वार्स में ही लिप्त थे, जापान तक, जैसे जापान का सुने होगे एशिया फॉर एशियंस, और उस समय जो है डी कोलोनाइजेशन एक तरह से चल रहा था। तो डी कोलोनाइजेशन के बाद पूरा वर्ल्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, तो एक वर्ल्ड को नया स्ट्रक्चर देना था। तो उस समय जैसे आपने सुना होगा ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, फिर जैसे वर्ल्ड बैंक बना, है ना, वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना, फिर उसी समय यूनेस्को बना, यूनिसेफ जैसे बना, फिर ऐसे ऐसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, हेल्थ के भी सेक्टर में जैसे WHO बना। तो एक तरह से कल्चरल और सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन बना ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यूनेस्को बना। तो इनका ये था कि कम से कम अब वर्ल्ड फ्रैगमेंटेड है, डीकोलोनाइजेशन हो गया, तो वर्ल्ड को एक शेप और गाइड देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो ये जो है फर्स्ट लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो लाया था, ये 1949 में लाया था, 1949 में। और यही जो है इसको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होते गया, तो 1972 में एक सेकेंड मैनिफेस्टो लाया गया, और उसके बाद एक और 1994 में लाया गया। तो क्यों लाया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजीज चेंज होती गई, लाइब्रेरीज के डिज़ाइंस चेंज होते गए, लाइब्रेरीज का जो आपका जैसे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है वो चेंज होते गया। पहले एक टाइम में एलीट क्लास को ही लाइब्रेरी सर्व करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जनरल पब्लिक के लिए सर्व करने लगा। तो ये सब कारण से तो 1949 में फर्स्ट मैनिफेस्टो आया था, फिर 1972 में इसको लाया गया मैनिफेस्टो, फिर जो है आपका 1994 में भी लाया गया, फिर एक लेटेस्ट जो था वो आपका 2022 में भी लाया गया था, है ना। मेरे को लग रहा है ये 2 जुलाई, हाँ 27 आई थिंक जुलाई 2022, एक बार आप डेट चेक कर लेना, लेकिन इसी के आसपास जो है अभी लेटेस्ट वाला मैनिफेस्टो भी लाया गया था। तो देखो द फर्स्ट यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वर प्रिपेयर्ड इन 1949 आउटलाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन प्रोमोटिंग एजुकेशन, कल्चर एंड डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, समझ गए। इट एम्फेसाइज लाइब्रेरीज एज एसेसेबल सेंटर्स फॉर नॉलेज एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, समझ गए। एडवोकेटिंग फॉर फ्री एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर ऑल, सबके लिए जो है रिसोर्सेज का एक्सेस फ्री होना चाहिए। द मैनिफेस्टो सेट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, इनकरेजिंग गवर्नमेंट टू सपोर्ट लाइब्रेरी डेवलपमेंट. For example, it highlighted the need for libraries to serve diverse communities, including rural and underserved areas. This foundation document laid the groundwork for subsequent revisions in 1972 and 1994, reflecting evolving library roles in the context of global information access. समझ गए? अब देखो, in which year public library manual was amended by UNESCO in collaboration with IFLA. अब देखो IFLA क्या है, तो ये अब देखो लाइब्रेरी एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड में एक तरह से बन गए अलग अलग अपना, जैसे मान लो ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश का भी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी एसोसिएशंस है, रशिया का भी था। तो ये सारा लाइब्रेरी एसोसिएशंस अगर एक साथ
अगर कम्युनिकेट करे तो उसके लिए एक सेंटर IFLA जैसा डिज़ाइन। तो मैं ये स्टोरी के रूप में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, और लाइब्रेरी का आप अगर प्रोफेशनल हो या बनना चाहते हो तो आपको डीप में पता होना चाहिए, जो कि किसी चैनल पे और यूट्यूब पे मैं नहीं देख रहा हूँ कि पढ़ाया जा रहा है, और कोई पढ़ाता भी नहीं है ऐसे भी लाइब्रेरी की जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज है उसमें। तो आप एटलीस्ट यहाँ से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और ये सब आप सुनते जाओ। बस आपको एक क्वेश्चन सोल्व करते करते आपको ढेर सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा, और बेसिक्स आपका क्लियर होगा, है ना। तो देखो, ये था, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस है शायद, आप एक बार और देख लेना। आदमी को लगता है कि एसोसिएशन तक ख़त्म हो गया, लेकिन इसके आगे भी एक ऐड हुआ है, एन इंस्टीट्यूशंस समथिंग लाइक दैट। जो लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशंस है, फेडरेशन है, वो सबका एक मीटिंग पॉइंट मान लो। तो ये जो है आपका यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट किया, और उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया था अभी, 1972 और 1994 में, तो वही 1972 और 1994 है ना। देखो, अब देखो एक्सप्लेनेशन, देखो, द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज अमेंडेड इन 1972 and 1994 in collaboration with the International Federation of Library Association and Institutions. These revisions updated the original 1949 manifesto, reflect changes in library roles, technology and societal needs. The 1972 amendment emphasized libraries' roles in education and cultural preservation, while the 1994 रिवीजन इनकॉर्पोरेटेड द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस। समझ गए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, जैसे फ्लॉपी ड्राइव्स आया, फिर आपका CD ड्राइव्स आया, तो इसी हिसाब से जो है जैसे टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट वगैरह, तो ऐसे ऐसे आपका चेंज होते गया लाइब्रेरी का भी एक तरह से मैनिफेस्टोज, तो वो है। तो इसीलिए 1994 है। तो ये आता है कितने बार मैच द फॉलोइंग में, तो 1972 वाला जो है आपका वो कल्चरल जो प्रिजर्वेशन हुआ उसके लिए जैसे अमेंड किया गया था, और 1994 वाला जो था आपका इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो था, इसके लिए अमेंड किया गया था। तो दीज अपडेट्स इंश्योर्ड दैट पब्लिक लाइब्रेरीज रिमेन रेलेवेंट, प्रोमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग ग्लोबल लिटरेसी एंड कल्चरल इनिशिएटिव्स। आप देखो, हाँ, यही डेट मैंने साल लिखा था ना। इन विच ईयर द न्यू पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लेटेस्ट वाला जो है वाज प्रिपेयर्ड बाय यूनेस्को एंड IFLA। तो लेटेस्ट 27 जुलाई 2022, सेकंड देखो, 27 जुलाई, हाँ 2022। तो द लेटेस्ट यूनेस्को और IFLA Public Library Manifesto was prepared on 27 July 2022, updating earlier versions to address contemporary challenges. This revision emphasizes public libraries' role in promoting digital inclusion, sustainable development, and community engagement in the digital age. It reflects advancements in technology such as online access to resources and the need for libraries to support lifelong learning and सोशल इक्विटी। समझ गया। तो अब जो है, तो तुम जब भी अगर पढ़ोगे तो आजकल हमेशा पढ़ रहे होगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, उस पे पूरे वर्ल्ड में जो है जोड़ दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले क्या है कि आपका जो रिसोर्सेज है, सो उसको अच्छे से यूज किया जाए, मतलब सस्टेनेबली यूज किया जाए, कि इस तरह से नहीं कि जितना आपके पास क्रूड है सारा जला गया, है ना, जितना आपके पास ऑयल एंड गैस है सब ख़त्म कर दिए। मतलब ऐसे भूखे जैसा ना यूज किया जाए, ऐसे यूज किया जाए कि आपकी नीड्स पूरी हो, है ना। एक जैसे गांधी जी का स्टेटमेंट है कि रिसोर्सेज हमारे पास पर्याप्त हैं फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, क्योंकि ग्रीड जैसे बढ़ते जाता है उसका कोई और अंत नहीं है। तो वही है, द रिवीजन एम्फेसाइजेज पब्लिक लाइब्रेरी प्रोमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन। समझ रहे हो ना, सबसे पहले तो डिजिटल इंक्लूजन हुआ कि जैसे अब इंटरनेट वगैरह हो गया, ये सब जो डिस्टेंट है, मतलब सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया अभी भी देखो तो। और उसके बाद
जो है जैसे डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल इंडिया ही देख लो, तो डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जैसे ब्रॉडबैंड हर गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाया जाए, हर जगह जो है डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट ये सब पहुंच सके। तो फिर क्योंकि आप इंटरनेट कहीं भी पहुंचा दे रहे हो और उसके बाद इंटरनेट यूज करना सिखा दे रहे हो, तो आप समझ रहे हो एडुकेशन से लेके सारे स्किल्स पहुंचा सकते हो आजकल के टाइम में। तो वही डिजिटल इंक्लूजन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया, एंड द कम्युनिटी इंगेजमेंट इन द डिजिटल एज। ये क्या है, अब कम्युनिटी इंगेजमेंट एज अ कम्युनिटी हुआ, जैसे फार्मिंग कम्युनिटी हुआ, तो वो डिजिटल एज में कैसे जुड़ेगी इंटरनेट से या लाइब्रेरी से, या फिर उससे उस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाया जाएगा। तो ये सब जो है सो नए चैलेंजेस है। तो इट्स रिफ्लेक्ट्स एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी सच एज ऑनलाइन एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड द नीड फॉर लाइब्रेरी टू सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड social equity. For example, the manifesto highlights libraries as hubs for digital literacy program, ensuring access for underserved communities. This update reinforces the global commitment to public libraries as vital institutions for education, culture and information access in a rapidly evolving world. समझ गए? अब देखो क्वेश्चन 137, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड पीपल्स यूनिवर्सिटी। पीपल्स यूनिवर्सिटी किसको कह सकते हैं, जो पीपल को, कॉमन जनता को पढ़ा है। तो तीन तरह का जो मैंने लाइब्रेरी बताया, पहला क्या था, पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा था आपका एकेडमिक लाइब्रेरी, और तीसरा था स्पेशल लाइब्रेरी, है ना। तो स्पेशल लाइब्रेरी जैसे मैंने बताया था इसरो, डीआरडीओ, ये सब टाइप के जो हो गए हैं, या फिर मेडिकल लाइब्रेरी, एम्स की लाइब्रेरी, न्यूक्लियर जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी लाइब्रेरी, तो ये सब स्पेशली वैसे लोगों की लाइब्रेरी है। एकेडमिक में क्या मैंने बताया था, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या मैंने बताया था, जो कि पब्लिक को सर्व करे, जो आम जनता को सर्व करे। तो ये पीपल्स यूनिवर्सिटी कौन सा होगा, तो पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरीज आर ऑफन रिफर्ड एज द पीपल्स यूनिवर्सिटी बिकॉज दे प्रोवाइड फ्री universal access to knowledge and learning opportunities for all community members regardless of age, education or socio-economic status. Unlike academic libraries which serve special educational institutions or public libraries which focus on niche areas, public libraries offer a broad range of resources and programs such as adult education, literacy classes, cultural events। समझ गए? तो वही है, पब्लिक लाइब्रेरीज ही जो है एक तरह से पीपल की यूनिवर्सिटी जैसी एक्ट करते हैं। अब देखो, विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी यूजी। एकेडमिक लाइब्रेरी के थ्री टाइप्स मैंने पहले भी बताया है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। देखो अब जो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा आप समझ सकते हो। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हुआ जैसे इनका रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव हुआ है, स्कॉलर्स, पीएचडी, साइंटिस्ट, ये सब के लिए। कॉलेज लाइब्रेरी हुआ जो आपको एक तरह से रिसर्च के लिए तैयार कर सके, जो आपके कोर्स बुक्स हैं कॉलेज में और रिलेटेड मटेरियल्स हैं उसके लिए तैयार कर सके। आने वाले टाइम में जो आप अगर यूथ हैं तो आपको और भी जो जानकारी चाहिए एज ए यूथ, वो उसके लिए तैयार कर सके। स्कूल लाइब्रेरी हुआ जो आपको बेसिक जो है एडुकेशन लाइब्रेरी से इंट्रोड्यूस करा सके और जो है आपको पढ़ने में जो है इंटरेस्ट जगा सके पहले तो बुक्स में। देखो, एकेडमिक लाइब्रेरीज आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ईच सर्विंग डिस्टिंक्ट एजुकेशन लेवल। स्कूल लाइब्रेरी सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, फोस्टरिंग रीडिंग हैबिट्स। मतलब पहले रीडिंग हैबिट्स और रिसर्च स्किल्स एंड बेसिक रिसर्च स्किल। बेसिक रिसर्च स्किल्स मतलब ये नहीं हो गया कि आप पूरा मतलब डीप रिसर्च में घुस जाओगे, कि बेसिक कम से कम रिसर्च से जो है इंट्रोडक्शन कराया जा सके और जो है इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। कॉलेज लाइब्रेरीज कैटर टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर academic programs. University libraries serve advanced students and researchers, offering extensive collections and specialized databases. For example, a university library might provide access to scholarly journals, while a school library focuses on children's literature. The classification reflects the tailored roles of academic libraries in supporting the
educational needs of their respective institutions, ensuring resources align with academic goals। तो जो एकेडमिक गोल्स है उससे जो है आपका मतलब एकेडमिक गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि FRI है। FRI क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो इनका गोल क्या है कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उस पे रिसर्च किया जाए। तो यहाँ पे अगर FRI में हम अगर न्यूक्लियर साइंस की बुक्स रखने लगे लाइब्रेरी में तो ये इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो कहा जाता है कि supporting the educational needs of their respective institutions, ensuring resources align with academic goals। तो ये हमारे लाइब्रेरियन प्रोफेशनल्स का जो दायित्व बनता है कि ऐसे यूजर नीड्स को जो है ध्यान में रख के जो है हम अपना लाइब्रेरी का कलेक्शंस बढ़ाएं। अब देखो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? तो देखो प्रोमोटिंग रीडिंग हैबिट, देखो प्रोमोटिंग रिसर्च, तो ये तो आप समझ रहे हो कि रिसर्च लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी वगैरह में होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी बिल्कुल नहीं। प्रोमोटिंग रीडिंग हैबिट तो यही होना चाहिए। द प्राइमरी objective of school library is to promote reading habits among students, fostering a love for reading and lifelong learning. School libraries provide age-appropriate books, storytelling sessions, and literacy programs to encourage students to engage with literature. समझ रहे हो कि पहले आपको रीडिंग में हैबिट बनाना सिखाना चाहिए स्कूल लाइब्रेरीज को, और जो है एक तरह से बुक्स में इंटरेस्ट जगाया जा सके। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे को कोई लेना देना ही ना हो बुक्स में, केवल आईपैड में, आईफोन में, ये सब में और फोन्स में, स्मार्टफोन्स में घुसा रहे, है ना। क्योंकि देखो मैं एक और बात बताऊंगा कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे तो मान लो कि आप नीम पे कोई बुक पढ़ रहे हो, तो नीम पे आप अगर उसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, तो उसके लिए बुक खोले हो तो हो सकता है कि आपको पढ़ते पढ़ते केमिकल स्टडी भी देख लो उसका, फिर मतलब ऑयल की उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, कौन से डिजीज़ में फ़ायदा करता है, और उसका ड्वार वैरायटी मतलब क्या क्या नीम की वैरायटीज़ है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये सब टाइप से। लेकिन अगर आप यही इसी चीज़ को डिजिटल एज में जैसे मान लो कि गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो गूगल पे सर्च करोगे तो जैसे आपने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ नीम, तो उसका एक टॉपिक खुला और उतना पढ़ के आपने बंद कर दिया, है ना। तो वही है कि बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो रीडिंग हैबिट जो है ना वो स्कूल में, स्कूल लाइब्रेरीज का काम है डलवाने का। अब देखो तो स्कूल लाइब्रेरी कैन बी डिवाइडेड इन 3 लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल। ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ये हाई स्कूल नहीं होना चाहिए था, हाई स्कूल यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो ये इसका आंसर हाई स्कूल होता। देखिए अब हु सेड दैट लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है ना, तो अगर हु सेड में अगर पर्सन का नेम पूछा जाए तो होगा CD देशमुख। अब अगर पूछा जाए कि विच कमिटी सेड लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये था राधा कृष्णन कमेटी। ये एक कमेटी बनाई गई थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए, तो उसमें तो वही है हु सेड द लाइब्रेरी द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ऐसे में CD देशमुख। CD देशमुख, अ प्रोमिनेंट इंडियन एडुकेशनिस्ट एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ये थे एक टाइम में, इज क्रेडिटेड विथ स्टेटिंग दैट लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। दिस मेटाफॉर हाईलाइट्स द सेंट्रल रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सर्विंग एज द प्राइमरी रिसोर्स फॉर knowledge, research and learning. University libraries provide access to scholarly materials, journals and databases essential for students and faculty. समझ गए? For example, they support research by offering specialized collections and digital resources. Deshmukh's statement underscores the library's indispensable role in fostering intellectual growth and academic excellence, positioning it at the core of a university's educational system. समझ रहे हो कि अब देखो जैसे यूनिवर्सिटी का कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में ही स्कॉलर्स भी
जैसे जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ डेटा चाहिए तो उसको, फिर जैसे प्रोफेसर्स हो गए हैं तो उनको कोई जैसे जो है मतलब लेक्चर का जैसे लेक्चर देना है तो वो 3-4 बुक्स पढ़ सकते हैं। फिर जैसे साइंटिस्ट हैं तो वो जो है एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है, जर्नल के लिए जाएं, ई बुक्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, तो बहुत मतलब तरीके हैं ना। तो इसलिए CD देशमुख कहें कि लाइब्रेरी जो है हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है। अब देखो एक और सेम मैंने क्वेश्चन रख दिया, हुज इज लाइब्रेरी द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो है राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट में बोला गया था। तो अगर CD देशमुख ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा सकते हो राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट, लाइब्रेरी द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो द राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट कब आया था, तो 1948-49 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑफ हाँ, तो राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट 1948-49 ऑफिशियली द एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लेड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्टेटेड दैट library is the heart of the university. This report emphasized the critical role of libraries in higher education, serving as the central hub for academic resources, research, and intellectual development. For example, university libraries provide access to journals, books, and digital tools essential for scholarly work. समझ गए? The statement reflects the library's role as the foundation of a university's academic mission, ensuring that students and faculty have the resources needed to advance knowledge and innovation. समझ गए? तो ये जो मैं कह रहा था, बोथ C&D जो है, बोथ CD देशमुख एंड राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट आर क्रेडिटेड विद दिस स्टेटमेंट एज नोटेड इन द डॉक्यूमेंट। समझ गए? अब क्वेश्चन 143, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इज कंसिडर्ड एज बिगिनिंग ऑफ विच लाइब्रेरी। देखो तो ये इम्पेरियल लाइब्रेरी कब बना था, तो 1891 में। अब देखो इस पे, अब देखो ये जैसे कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये जो है आपका 1831 में जो है कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी बना था, जिसको आगे चल के जो है 1902 के आसपास में मर्ज कर दिया गया था, और फिर ये जो है इम्पेरियल लाइब्रेरी में, और फिर ये जो है आपका 1948 के आसपास में, आपने सुना होगा जब देश आज़ाद हो गया तो ये जो है इम्पेरियल लाइब्रेरी से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गया था। देखो तो डेट्स ध्यान से देख लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो मैंने कोशिश करता हूँ कि अपने तरफ से सही दिखा सकूँ। देखो तो वही है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग विच लाइब्रेरी। तो पहले तो इम्पेरियल लाइब्रेरी से नेशनल लाइब्रेरी बना था। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ द इम्पेरियल लाइब्रेरी विच वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन 1948। जैसा मैंने कहा, तो इम्पेरियल लाइब्रेरी जो है ये 1891 में जो मैंने बताया बना था। सर्व्ड एज अ मेजर रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये मत आप गलत फहमी में रहना कि इन्होंने जो है इंडिया में बहुत एडुकेशन फैलाने वगैरह के लिए लाइब्रेरी बनवाई होगी। ये जो इनके ऑफिसर्स रहते थे जो ब्रिटेन से आए हुए थे हम पे रूल करने के लिए, या उनके फ्रेंड्स टाइप जो हमारे सो कॉल्ड उस समय रूलर्स थे, वो लोग जो हैं ये सब लाइब्रेरी यूज करते थे, जिसको 1948 में, और कौन ओपन किया था जनरल पब्लिक के लिए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस समय के जो है हमारे मतलब एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज रीनेम्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड टू सर्व एट द नेशनल लाइब्रेरी लोकेटेड इन कोलकाता। फॉर एग्जाम्पल इट हाउसेज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी मटेरियल्स प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। दिस ट्रांजिशन रिफ्लेक्ट द लाइब्रेरीज एवोल्यूशन फ्रॉम अ colonial institutions to a national institution dedicated to public access and national knowledge preservation. When the Central Reference Library Kolkata was established, देखो पहले रेफरेंस लाइब्रेरी जानिए क्या होता है। रेफरेंस लाइब्रेरी ऐसे हो गया कि देखो अब आपके पास जैसे इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे आप गूगल में जाओगे या कोई भी अदर सर्च इंजन में, और उसके बाद वहाँ पे आप टर्म्स कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो कि हाँ भाई ये मेरे को खोजना है, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
चाहे गूगल स्कॉलर्स वगैरह हो गया, आपको अगर नहीं पता हो तो अब उस समय जब इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था और जैसे इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग वगैरह भी पॉपुलर था कि एक लाइब्रेरी में नहीं है तो दूसरे लाइब्रेरी से ये लाइब्रेरी वाला आपका मंगा देता था। तो उस टाइम में जो है आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मानो कि आप नीम पे रिसर्च कर रहे हो, तो नीम पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको इसके लिए आपको जैसे जर्नल्स चाहिए, है ना, स्कॉलर मतलब आर्टिकल्स चाहिए, अदर के थेसिस वगैरह चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हो सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो आप कहाँ से लोगे? खुद तो सर्च कर नहीं सकते हो एक एक बुक वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह। तो उस चीज़ के लिए जो है रेफरेंस लाइब्रेरी हुआ करता था कि वो आपको जो है उनके पास सबका रेफरेंस रहता था कि यहाँ से ये टॉपिक के जो है बुक्स आपको मिल सकते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो रेफरेंस लाइब्रेरी कहते हैं। तो उसको और इसी को जो है ना एक टाइम बाद रेफरल सेंटर्स भी कहा जाने लगा। तो हाँ, कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये आपको याद रखना 1955 में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। देखो, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। और ये भी जान लो, ये भी जो है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है ना, जो इंपीरियल लाइब्रेरी को जिसमें कन्वर्ट किया गया था 1948 में, तो उसमें मर्ज कर दिया गया या उसी का पार्ट है मान लो कि। तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इन कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 एज अ की इंस्टीट्यूशन अंडर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। वही कहा मैंने। इट सर्व्स एज अ मेजर सेंटर फॉर रेफरेंस सर्विसेज, बिब्लियोग्राफिक वर्क। बिब्लियोग्राफी क्या है? जैसे आपका बायोडेटा होता है, वैसे बुक का मान लो कि बायोडेटा, वो बिब्लियोग्राफी हो गया। तो उसमें जो है बुक का कौन ऑथर है, कितने पेज हैं, बेसिक किस बारे में बुक है, तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो हो जाता है। एंड पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB जो है, ये क्या है? ये है कि पूरे जो डेटाबेस है पूरे इंडिया में जितने बुक्स हैं सबकी नेशनल लेवल पे जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो हो गया इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो CRL जो हो गया, क्या हो गया? द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी सपोर्ट्स रिसर्चर्स, स्कॉलर्स एंड द पब्लिक बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ रेफरेंस मटेरियल। समझ गए? For example, it compiles bibliographies to aid in research and documentation. Its establishment reflects India's commitment to advancing library services and preserving knowledge, aligning with the broader mission of the National Library to promote access to information nationwide. समझ गया? अब देखो, तो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले, ये 1836 में यहाँ 1836 कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुआ था 1836 में। वाज ऑपरेटेड इन विच बिल्डिंग? तो ये ऐसे याद कर सकते हो कि ये देखो कैलकाटा पब्लिक की लाइब्रेरी है तो बहुत बड़े हॉल में होना चाहिए, है ना, लाइब्रेरी हॉल बहुत बड़ा होना चाहिए। और ये जो है तो लाइब्रेरी हॉल जब बड़े से होगा तो ये मेटकैल्फ हॉल, ऐसे याद कर लो, मेटकैल्फ हॉल। तो कैलकाटा कॉलेज नहीं होगा, बेलवेड्रे नहीं होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं होगा, मेटकैल्फ हॉल। तो द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी established in 1836 was initially operated in Metcalfe Hall, a significant building in Kolkata. The library was a pioneering effort to provide public access to knowledge in colonial India. समझ गए? ये हमारे लिए नहीं, जो हमारे मास्टर्स उस टाइम बने हुए थे। सर्विंग अ डाइवर्स रीडरशिप। Metcalfe Hall, named after Sir Charles Metcalfe, was a prominent venue for cultural and intellectual activities. For example, the library offered a wide range of books to promote education and literacy. Its operation in Metcalfe Hall laid the foundation for the later establishment of the Imperial Library, marking a key milestone in India library history. तो ये याद कर लो 1836 में। When the Calcutta Public Library was merged in Imperial Library, तो ये 1902 में मर्ज कर दिया गया था, 1902 में। और कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी कब शुरू किया गया था? तो 1836 में। और ये इंपीरियल लाइब्रेरी कब शुरू हुआ था? तो 1891 में। समझ गया? और ये मर्ज 1902 में हो गया। द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वाज मर्ज इनटू द इंपीरियल लाइब्रेरी इन
1902 a significant step in consolidating library resources in colonial India। कंसोलिडेटिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ कि अलग अलग लाइब्रेरी के जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह कर दिया जाए, सेंट्रलाइज्ड, तो खोजना भी आसान होगा, रेफरेंस देना आसान होगा, इंटर लाइब्रेरी लर्निंग में जो टाइम लगता है वो भी नहीं होगा, है ना। द मर्जर कंबाइंड द कलेक्शंस ऑफ द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी विद अदर लाइब्रेरी टू फॉर्म द इम्पेरियल लाइब्रेरी। समझ गया, इम्पेरियल लाइब्रेरी 1891 में, विच एम टू सर्व अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल दिस कंसोलिडेशन enhanced access to a broader range of materials for scholars and administrators. The Imperial Library later became the National Library of India in 1948, reflecting the evolution of library service in India from a public initiative to a national institution dedicated to preserving and disseminating of knowledge। समझ गए। अब देखो, व्हेन द इम्पेरियल लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो जैसा मैंने बताया 1891 में। देखो, द इम्पेरियल लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश इन 1891 कहाँ पे, तो कोलकाता में, क्रिएटेड बाय मर्जिंग सेवरल एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी इंक्लूडिंग द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी अभी बताएं 1836 में शुरू हुआ था, टू फॉर्म अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इट एम टू सर्व कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे मैंने बताया था कि कोई इंडियंस को ज़्यादा ध्यान में रख के नहीं बताया, मतलब बनाया गया था, भले ही ये लोग कह देते थे कि इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, बेसिकली उनके लिए ही बनाया जाता था। रेलवेज़ भी जो इतना कहते हैं ना कि रेलवे इंडिया में जो है इतना बिछाया गया कि जो है इकोनॉमी बढ़ सके वगैरह वगैरह, और इंडियंस जा सके आ सके एक जगह से दूसरे जगह, वो बेसिकली बनाया गया था कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें लूट के जो है लाद के पोर्ट तक ले जा सके। Administrators, scholars and the public by providing access to a vast collection of books and manuscripts. For example, it housed important historical documents and literature supporting research and governance. The establishment of the Imperial Library marked a significant step in organizing library services in India, laying the groundwork for its transformation in the National Library पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948। तो वही 1948 में जो था, जो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो बना था, कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी कब बना 1836, और फिर कोलकाता में जो है इम्पेरियल लाइब्रेरी कब बना 1891 में। दोनों को मर्ज कब किया गया, तो 1902 में, और मर्ज करने के बाद फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो 1948 में। जो व्हेन द इम्पेरियल लाइब्रेरी वाज ऑफ इंडिया वाज ओपन टू द पब्लिक इन मेटकैल फॉल, तो ये 30 जनवरी 1903 में। तो जैसे क्या हुआ था, कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ चलता था, तो मेटकैल फॉल में। तो ये लोग देखो क्या दिमाग लगाया, ये 1902 में इसको मर्ज कर दिया इम्पेरियल लाइब्रेरी के साथ, और 1903 में जो है वही जो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी था वो खुला का खुला रह गया, तो उसको फिर अब कह दिया गया कि इसको अब जैसे पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में इम्पेरियल लाइब्रेरी खुल गया। देख रहे हो, तो वही है, आपको ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पॉलिटिक्स पे आपको बस ये ध्यान देना है कब ये हुआ और क्यों हुआ। मैं तो ये कंटेक्स्ट इसलिए बता देता हूँ कि आपको स्टोरी की तरह याद रहेगा, तो क्रोनोलॉजी भी याद रहेगा और एग्ज़ाम में सही कर पाओगे और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो ये देखो 30 जनवरी 1903 में 1903 समझ गया। ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, 33 यहाँ 1 हो गया, 3 3 9, जैसे विजुअलाइज करके जैसे याद करना हो। द इम्पेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वॉज ओपन टू द पब्लिक इन मेटकैल फॉल ऑन 30 जनवरी 1903 फॉलोइंग इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1891। समझ गए। दिस इवेंट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन making its extensive collection accessible to a broader audience, including scholars and the general public. Metcalfe Hall, a prominent building in Kolkata, provided a suitable venue for this purpose. For example, the library offered access to valuable books and manuscripts
मैन्युस्क्रिप्ट समझ रहे हो ना, जैसे पुराने ज़माने का भोजपत्र पे लिखा हुआ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, हमारे कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखा हो। जैसे मान लो ऋग वेदा भी आपको पता होगा कि ये कितना हज़ारों 5,000 साल पुराना है, जिसमें का अभी तक जो है ओम भूर्भुवस्सुः हम लोग आज तक जाप करते हैं, है ना। Promoting education and research, this public opening enhanced the library role as a key intellectual resource, setting the stage for its eventual transformation into the national library. समझ गया। अब देखो, when the imperial library was declared as national library 1948, ये मैंने पहले ही बताया है। और देखो इसके बाद जो है इसमें जो है एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो इसमें क्या है कि आपका डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में कि आपको कोई भी जो नया बुक आप पब्लिश कर रहे हो या इंडिया में पब्लिश हो रहा है या न्यूज़पेपर भी, तो उसका एक कॉपी जो है, जैसे 4 जो है हमारे यहाँ डिपॉजिटरी सेंटर्स है, तो 4 डिपॉजिटरी सेंटर्स में भेजना पड़ता है। तो ये जो नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता का, तो इसमें भी एक डिपॉजिटरी सेंटर है, तो वहाँ पे जो है एक बुक भेजना पड़ता है आपका। समझ गया। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं चलो इसलिए भी बताता हूँ कि एक लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा है ऐसे भेज के बुक। पता है, देश में एक बार जो है हमारे यहाँ एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की थी कि एक टाइम उसमें 10,000 के आसपास टीचर्स पढ़ाया करते थे और लाखों स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड से पढ़ने स्टूडेंट आते थे। और उसमें एस्ट्रोनॉमी से लेके मेडिसिन तक सब चीज़ की पढ़ाई होती थी। और वो एक तरह से बुद्धिस्ट मतलब टाइम्स में भी था, हिंदू टाइम्स में भी था, तो वो बहुत लंबा 800-900 साल तक चलता रहा। फिर एक टाइम में आया हमारे यहाँ भाई साहब बख्तियार खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी आपने सुना होगा, उसने कहा कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और वो पूरा जो है पूरा तोड़ने पे लग गया। और वो नालंदा एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें फैला हुआ था वो, इतने सारे सेंटर्स थे, एग्ज़ाम्स तक लिए जाते थे वहाँ पे, इंटरव्यूज़ लिए जाते थे, सोचो इतना 1000 साल पहले। और उसके बाद जो है तो उसको उसके लाइब्रेरी में जो है ये बंदा बख्तियार खिलजी, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, पढ़ाई लिखाई बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म ये सब, वो आग लगा दिया। और वो 6 मंथ्स तक हमारी लाइब्रेरी वो जलती रही। 6 महीने सोच सकते हो आप, आपके जितने रिसर्च थे सब कुछ जल गया मानो। तो नहीं तो मतलब इन्फॉर्मेशन ही काम आता है। मानो कि आप जैसे पेटेंट है अभी कोई चीज़ का, तो पेटेंट क्या है, जो आप जब बाई करते हो कोई भी, जैसे पता है आपका जितना भी स्मार्टफोन्स होता है उसमें ब्रॉडकॉम और क्वालकॉम करके कंपनीज है, वो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के पेटेंट्स उनके पास हैं। तो वो सारे पूरे वर्ल्ड के स्मार्टफोन ये सब के लिए, कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का पेटेंट्स राइट्स बेच के वो इतना मतलब अरबों कमा रहे हैं। तो वही से ही हमारा नॉलेज था जिसे जला दिया गया। तो इसलिए आपका नॉलेज होना और उसे स्टोर करके प्रिजर्व करके रखना बहुत डिफरेंस चीज़ है। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल आप बन रहे हो तो यू शुड बी प्राउड टू बी ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इम्पीरियल लाइब्रेरी was declared the National Library of India in 1948 shortly after India's independence under the Imperial Library Change of Name Act। चेंज ऑफ नेम एक्ट लाया गया था, उसके तहत जो है तो इम्पीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल के जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1948 में। दिस ट्रांजिशन मार्क्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन टू अ नेशनल वन। समझ गए। टास्क्ड विद प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। समझ गए। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में आपका जितने भी रिसर्च हो गए हैं ये सब आपके इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में है। कल्चरल हेरिटेज में जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, डांस हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गया, जितने भी जो बुक्स लिखे गए हैं किसी चीज़ में, आपके पुराने के वेदाज हो गए, फिर मतलब जितने सारे देख रहे हो उपनिषद वेदा, मतलब जैसे 5 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म है, सोचो बहुत सारे मटेरियल्स हैं पुराने ज़माने के देखोगे तो। लोकेटेड इन कोलकाता, द नेशनल लाइब्रेरी बिकेम अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर पब्लिकेशंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड historical documents. For example, it began receiving mandatory deposits under the Delivery of Books Act
This change reflected India's commitment to promoting access to knowledge and establishing a national institution dedicated to serving all citizens and preserving the nation's literary heritage. अब देखो, when the National Library was opened to all Indians by the then Education Minister अबुल कलाम आज़ाद, जैसा मैंने बताया, देखो 1 फरवरी 1953, देखो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपको याद नहीं रहेगा 1 फरवरी 1953। इसके लिए ट्रिक है 1 फरवरी 1953। देखो कोई भी होगा तो ये बस 1 2 3 याद कर लो आप, है ना। देश आज़ाद होने के बाद ही नेशनल लाइब्रेरी बना था, और जैसे एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद बने होंगे तो ऑब्वियसली 50s में होगा, है ना। तो 19 मतलब 195 तक तो आप ऐसे ही लिख लोगे, 1950 था तो अब 1 2 3 कर दो। तो 1 फरवरी 1953 को जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है नेशनल लाइब्रेरी को जो है हमेशा के लिए सबके लिए खोल दिए थे। The National Library of India was opened to all Indians on 1 February 1953 by Maulana Abul Kalam Azad, the then Education Minister. This event marked a significant step in democratizing access to the library's vast resources, aligning with India's post-independence vision of inclusive education. Previously restricted to a limited audience, the library is opening to the public, ensured that all citizens could benefit from its collections, including rare manuscripts and books. For example, this move supported research and learning across diverse fields. सही बात है, आप जब तक इंफॉर्मेशन दोगे नहीं। मैं एक बात और कहूँगा कि उस समय जो था, जब देश आज़ाद हुआ था, भाई साहब कुछ दशक तक, लगभग 30-40 साल तक हमें अन्न की इतनी ज़रूरत थी ना कि हमारे यहाँ भूखमरी आती थी, है ना। कितने कितने लाख करोड़ लोग भूखमरी से मरे हैं हमारे हिस्ट्री में, देश की आज़ादी के बाद भी। तब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह ये सब लाया गया, खेती वगैरह अच्छे से कराया गया, सीड्स इंपोर्ट किए गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब अच्छे से यूज किया गया, वाइट रिवॉल्यूशन लाया गया दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो वही सब है। तो उस टाइम में हम इतने गरीब थे कि उस टाइम आपको ये नहीं, आप सोच सकते हो कि पूरा स्कूल्स खोल दें, लाइब्रेरीज हर जगह खोल दें। तो उस समय खाने को लाले पड़े थे, तो उस समय आप लाइब्रेरीज कहाँ से बनाओगे, है ना। तो और जो स्कॉलर्स हुए उनके लिए बुक्स वगैरह वो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो ये जो था हमारा, और ये जो था हमारा नेशनल लाइब्रेरी, वो आम जनता के लिए खुला हुआ नहीं था। तो इसीलिए कॉमन पब्लिक के लिए ये खोल दिया गया नेशनल लाइब्रेरी जो है 1953 में 1 फरवरी। तो ये दिस मूव सपोर्टेड रिसर्च एंड लर्निंग अक्रॉस डाइवर्स फील्ड्स। आज़ाद इनिशिएटिव अंडरस्कोर्ड द नेशनल लाइब्रेरी रोल एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू नॉलेज डिसेमिनेशन एंड कल्चरल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर 4 ख़त्म होता है, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जो है इसमें मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाला हूँ। मैं पूरा लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है कवर करने वाला हूँ। इसी तरह से स्टोरीज में आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, और धीरे धीरे जो है आप इन डेप्थ में जो है नॉलेज गेन कर जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप जानना चाहते हैं, ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको फ़ायदेमंद होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।